सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से आई थिंक आपको वीडियो शायद नहीं मिली होगी या चैनल पे जा नहीं पाई होगी, तो अब आपको वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी। तो उस बात की आप टेंशन मत कीजिए। आपका ऑर्गेनिक तो यहाँ पे मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपका खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। इनऑर्गेनिक भी मेरी ट्राई रहेगी कि आपके बोर्ड से पहले तो आपकी इनऑर्गेनिक भी पूरी खत्म हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो और उसके यूजेस। तो इतने सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर अप होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर लीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें और हमारे चैनल से आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार जाता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिडक्शन की। तो देखिए, रिडक्शन यहाँ पे दो तरीके से होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में दो तरीके का रिडक्शन होता है, टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन। दो तरीके से यहाँ पे रिडक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, देखिए एक काम करते, पेन का कलर भी चेंज कर ही लेता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। तो मैं येलो कलर लेता हूँ। ओके, तो देखिए रिडक्शन टू अल्कोहल। तो अब देखिए, हमने पिछले चैप्टर में जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर था, वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं अल्कोहल्स के। तो अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस हमने देखा था कि अल्कोहल को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एल्डिहाइड का यूज़ करना पड़ता था और कीटोन का यूज़ करना पड़ता था। ये चीज़ अगर आपने वीडियो देखी होगी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो अगर आपको याद होगा, तो जब आप एल्डिहाइड जो आपका रहता है, आरसी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या होता है, ये आपका एक एल्डिहाइड होता है। ओके, ये आपका एक एल्डिहाइड होता है और एक यहाँ पे और कीटोन आपका ये होता है। इधर दोनों तरफ बल्कि आर ग्रुप्स लगे रहते हैं, ये सभी आप जानते हैं। ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। अब यहाँ से अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाई थी उस चैप्टर में, इस बात को बताया भी था कि अगर आप इसके ऊपर LiAlH4 डालते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, लेकिन इसके एक्सपेंसिविटी की वजह से इसको ज़्यादातर मतलब इसको यूज़ किया जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। जबकि आपके दूसरे जो रिएजेंट्स आते हैं वो यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से उनको प्रेफर नहीं किया जाता। कभी कभी इसको यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, वैसे ये भी एक्सपेंसिव तो होता ही है। और वही सेम चीज़ अगर आप इस पे भी डालेंगे, कीटोन पे LiAlH4, या एक और आपका यहाँ पे रिएजेंट आता है जो कि आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे, वो होता है आपका NaBH4। अगर आप इस रिएजेंट को भी डालते हैं एल्डिहाइड पे या कीटोन पे, तो एल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है, अगर आपको याद होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको देखने को मिलता है, अगर आपको याद होगा तो। अब वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल ये हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब आप एल्डिहाइड पे LiLH4 या NaBH4 जैसे रिएजेंट्स डालते हैं तो आपको एल्डिहाइड का रिडक्शन देखने को मिलता है और रिड्यूस होकर ये हमें प्राइमरी अल्कोहल दे देता है। वहीं अगर हम कीटोन में बात करें तो कीटोन में हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। ओके, और 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है, RC, R और OH, यहाँ पे एक H रहेगा, दो R ग्रुप जो है वो यहाँ पे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और यहाँ से आपको 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। तो ये होता है पहला रिडक्शन जो अल्कोहल में यहाँ पे होता है। अब हम अगले यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए, अगला जो रिडक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन का, वो होता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में। यानी कि यहाँ पे हम एल्डिहाइड को यूज करके या कीटोन को यूज करके डायरेक्टली हम हाइड्रोकार्बन्स पा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपका CH2, CH3, इस तरीके के कंपाउंड आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आपको ये बात तो मालूम ही होगी, 11th में तो पढ़ा ही होगा। दो तरीके के यहाँ पे रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, एक होता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन और एक होता है आपका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो देखिए, यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन याद करने की जरूरत है और उनके रिएजेंट्स की कैसे होता है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या रहता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कीटोन ले लिया। ठीक है, ये आपका एक कीटोन है, ये R ग्रुप मान लो और ये भी R ग्रुप मान लो। अब क्या होगा, अगर हमने इसमें डाल दिया जिंक और मर्क्यूरी एमलगम, जिंक और ये मर्क्यूरी एमलगम है। अगर हमने इस रिएजेंट को डाला और साथ में हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे,
कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर हमने इन रिएजेंट्स को एक कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड पे डाला तो हमें डायरेक्टली यहाँ से ये देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ से ये आपको एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, आपको यहाँ से एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको एक वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी एल्कीन्स रहता है तो एल्कीन्स में जब भी बॉन्ड टूटता है तो वाटर वहाँ पे एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और जैसे ही ये टूट रहा है तब उसके बाद आपका यहाँ से CH2 देखने को मिल रहा है। ये आपका यहाँ पे R रहेगा, ये भी एक R रहेगा। अब ये कुछ भी CH3, CH4, CH2 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये आपके रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, आपका जिंक होता है, मर्क्यूरी एमलगम होता है, मर्क्यूरी एमलगम, और साथ में आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम यहाँ पे डालते हैं, एसिडिक यहाँ पे डालते हैं एसिडिफिकेशन के लिए। ये होता है आपका यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि हमें हाइड्रोकार्बन दे देता है। अब अगला यहाँ पे आता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन जो रहता है ये थोड़ा सा मीन्स क्लेमेंसन के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे उसमें रिएजेंट्स थोड़े ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कीटोन ही लिया है, कीटोन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका एक यहाँ पे कीटोन है। अब कीटोन में हमने क्या किया है, कीटोन में हमने यहाँ पे रिएजेंट डाला है NH2 ये NH2 आपका यहाँ से जाएगा, NH2 आपको क्या हो जाएगा, डायमीन हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या होगा, यहाँ से NH2 क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देगा। ये बॉन्ड जो आपका यहाँ पे बन रहा है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ये तोड़ देगा। जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ेगा फिर उसके बाद क्या होगा, ये O निकलेगा और एक यहाँ से इस हाइड्रोजन को उठा लेगा, इसको या फिर इसको, और फिर यहाँ से आपका वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड टूटना मतलब कि वाटर का एलिमिनेशन होना। तो अब यहाँ से बॉन्ड टूटा, वाटर एलिमिनेट हुआ, तो अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे आपका NH2 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड को तोड़ के इस ऑक्सीजन को लेकर चला गया, N यहाँ पे आया और NH2 जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी इसके साथ यहाँ आके ऐसे जुड़ गया है। तो हमें ये कंपाउंड यहाँ से मिल गया। लेकिन अब एक चीज़ है कि ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो हमें एक बार और यहाँ पे रिएक्शन कराना पड़ेगा और उस रिएक्शन में हम यहाँ पे लेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। मैंने ये बात यहाँ पे आपको पहले भी बताई हुई है, तो याद रखिएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH ये आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप हीटिंग कर देंगे, थोड़ी सी हीटिंग कर देंगे, यानी कि हीट करने का मतलब कि गर्म करना, भाप दें, भाप जैसे ही निकलने लगेगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अब आपका ये जो NNH2 है ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। अब क्या बनेगा हमें यहाँ पे हमें डायरेक्टली आपका एक यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो, एक सेकेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये आपका यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पे आएंगे आप और हाँ, ये आपका यहाँ से एक हाइड्रोकार्बन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल गया है। ये आपका एक हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ से देखने को मिल गया है। अब इसके साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे। अब साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सामने के सामने आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, हीटिंग मैंने की है, KOH यहाँ पे गया है और इसको तोड़ा है और फिर यहाँ पे CH2 आके हमें दिख गया, N2 हमारा यहाँ पे अलग हुआ है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में N2 तो दिख ही गया होगा, N2 तो आपका निकलेगा ही, N2 निकल रहा है। अब बाकी क्या निकल रहा है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके जवाब का यहाँ पे इंतजार ज़रूर करूँगा। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहा है, और अगर आपको फर्दर और भी कुछ अच्छे से जानना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप NCERT देख सकते हैं, वेरियस साइड बुक्स के प्रेफर कर सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक कैसा यहाँ पे चलता है रिएक्शन वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैकेनिज्म पे हम बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन वैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में। अल्कोहल वाले जो चैप्टर था मैंने वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो जैसे कि हमने एक एल्डिहाइड लिया और अगर हमने इस पे एक ऑक्सीजनेशन किया, यानी कि हमने एक ऑक्सीजन डाला, ये O2 नहीं, एक ऑक्सीजन डाला, तो अब ये इसके साथ जाएगा और ये आपका यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ये आपका क्या है, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। आप इसकी जगह चाहें तो KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 जो कि बहुत पावरफुल रिएजेंट्स होते हैं। आप इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा या मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा कि ये रिएजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम यहाँ पे करते हैं। तो इसी तरीके से आपका बाकी ऑक्सीडेशन का भी मेथड है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको चैप्टर 7 में यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर 7 यानी कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आपको देखने को ये मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं टॉलेंट टेस्ट की। टॉलेंट टेस्ट जो है वो आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टेस्टिंग रिएजेंट होता है। टॉलेंट टेस्ट क्या करता है कि ये टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंशिएटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जैसा आपने एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि आपको एक रिएजेंट दिया हुआ है, कोई भी एक रिएजेंट है, वो ए या बी कुछ भी ऐसे मान के आपको बताना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तब उस केस में हम यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट का यूज करते हैं। टॉलेंट टेस्ट क्या करता है, ये बता देता है कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ये चीज यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट बताता है। यानी कि जब भी आपका पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट होता है, यानी कि अगर जो वो रिएजेंट अगर टॉलेंट टेस्ट शो करता है तो मतलब कि वो आपका एक एल्डिहाइड है। यानी कि टॉलेंट टेस्ट जो रहता है वो एल्डिहाइड यहाँ पे शो करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी टॉलेंट टेस्ट होता है तो आपको एक एल्डिहाइड देखने को मिलता है। टॉलेंट टेस्ट आपका यहाँ पे एक एल्डिहाइड देता है और कीटोन जो रहता है वो यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो याद रखिएगा, कीटोन हमारा टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है और एल्डिहाइड हमारा एक एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंट टेस्ट यहाँ पे देता है। इसलिए हम इस मेथड से भी इसको आराम से एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि आपका कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा आपका यहाँ पे कीटोन है। टॉलेंट टेस्ट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉलेंट टेस्ट के बारे में आपको लिख के कैसे आना है, आपको समझाने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रिएक्शन वगैरह जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। देखिए क्या करते हैं, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वही हमारा यहाँ पे टॉलेंट रिएजेंट होता है। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे काम करता है। फिर क्या करता है, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। यानी कि एक सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है जिसकी एक ब्राइट सिल्वर मिरर जिसकी वजह से बनती है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट हो जाता है और फिर हमें एल्डिहाइड देखने को मिल जाता है। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। आपका एक कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है। एग्जाम में ये सवाल यहाँ पे पूछ सकता है कि टॉलेंट टेस्ट में जब भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए टॉलेंट टेस्ट का यूज किया जाता है तो एल्डिहाइड के साथ हमें एक जो कंपाउंड मिलता है वो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन मिलता है। कार्बोक्सिलेट एनायन जो रहता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। कार्बोक्सिलेट एनायन अगर आपको मालूम हो तो ये आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन होता है। नेगेटिव चार्ज है तो एनायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन हो गया। ओके, देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन भी लिखी हुई है। एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। हाँ, तो देखिए ये आपके सामने टॉलेंट टेस्ट का एक रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए एल्डिहाइड यहाँ पे यूज किया गया है। एल्डिहाइड के साथ ये जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट है यही हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। ये क्या है, हमारा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये हमारा यहाँ पे ये है। अब ये क्या कर, इसका नाम क्या है, डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ही है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो एल्डिहाइड पे जब हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला और उसके साथ हमने वाटर को भी यूज किया है, मतलब कि वाटर का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, तब आपको यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है कि आपको साइड प्रोडक्ट में वाटर देखने को मिला है 2H2O, साथ में आपको अमोनिया भी देखने को मिला है। अमोनिया क्योंकि हमने अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का यूज किया है। फिर हमने एक हमें सिल्वर भी देखने को मिला, सिल्वर मेटल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राइट सिल्वर मिरर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा सिल्वर मेटल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और जो हमें यहाँ पे कंपाउंड आगे मिला है ये हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, जबकि यही आपका कार्बोक्सिलेट एनायन है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्म आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। RCOO माइनस भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RCOO माइनस। आप इस चीज़ को भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन यहाँ पे हमें टॉलेंट टेस्ट में से देखने को मिलता है। और टॉलेंट टेस्ट हमेशा एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। इस बात को आप गांठ बांध करके याद रख लीजिएगा, एल्डिहाइड ही टॉलेंट टेस्ट देंगे, कीटोन नहीं देते हैं। ओके, अब अगला यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे फेलिंग्स टेस्ट। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और ये भी एल्डिहाइड ही शो करते हैं।
एल्डिहाइड जो रहते हैं यहाँ पे फेलिंग टेस्ट दिखाते हैं, लेकिन कीटोन जो रहते हैं वो यहाँ पे हमारा ये टेस्ट जो है नहीं दिखाते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अगर आपने फेलिंग रिएजेंट का भी यूज किया और साथ में अगर आपने टॉलेंट रिएजेंट का भी यूज किया, इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट को आप यूज करके टेस्टिंग करेंगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कीटोन क्योंकि ना फेलिंग टेस्ट दिखाएगा ना ही टॉलेंट टेस्ट दिखाएगा। सिर्फ एल्डिहाइड आपका ऐसा होता है जो कि आपका फेलिंग भी दिखाता है और आपका टॉलेंट भी दिखाता है, लेकिन कीटोन आपका ना टॉलेंट दिखाएगा ना ही फेलिंग दिखाएगा। तो इस बात को आप यहाँ पे याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं प्रेफरेबली कह रहा हूँ कि आ सकता है, बोर्ड्स में तो जरूर आ सकता है और सीयूईटी में भी पूछ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, पूछ सकता है। तो देखिए फेलिंग की अब यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशंस, यानी कि फेलिंग का जो रिएजेंट होता है उसमें 2 सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे यूज किए जाते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। तो एक आपका सोल्यूशन ए बनता है और एक आपका यहाँ पे सोल्यूशन बी होता है। फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रॉशल सॉल्ट। तो यानी कि आपका जो सोल्यूशन ए होता है वो आपका होता है यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस का मतलब कि वाटर का यूज यहाँ पे होता है। वाटर का यूज हो, जहां भी एक्वस लिख के आ जाएगा वो मतलब कि वो वाटर में है या वाटर का यूज वहां पे जरूर हुआ है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट आपका यहाँ पे सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी जो रहता है वो आपका यहाँ पे रॉशल सॉल्ट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज याद कर लेते हैं, लेकिन रॉशल सॉल्ट के बारे में जब एग्जाम में पूछ देता है तो वो कंफ्यूज होता है कि रॉशल सॉल्ट क्या आ गया, रॉशल सॉल्ट क्या आ गया, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन बी जो रहता है वो आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और उसी का दूसरा नाम यहाँ पे आपका रॉशल सॉल्ट होता है। रॉशल सॉल्ट आपका यहाँ पे होता है। तो एग्जाम में सही कहूँ तो सीयूईटी के एग्जाम में तो मैंने इतना भी देखा है कि डायरेक्टली पूछ देता है कि फेलिंग रिएजेंट में सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी क्या रहता है। आपको ऑप्शंस घुमा फिरा के दे देंगे कि जैसे आपका सोल्यूशन ए जो है वो आपका रॉशल सॉल्ट हो जाएगा, सोल्यूशन बी आपका एक्वस कॉपर सल्फेट हो जाएगा, या सोल्यूशन ए दोनों ही एक्वस कॉपर सल्फेट या सोल्यूशन बी दोनों ही रॉशल सॉल्ट या अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो वहां पे भी आपको ये गलती तो नहीं करनी, आपको ये याद रखना तो पड़ेगा ही कि सोल्यूशन ए हमारा यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और सोल्यूशन बी जो रहता है वो हमारा रॉशल सॉल्ट या अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, सोल्यूशन ए क्या होता है, सोल्यूशन बी क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे सीयूईटी में तो आया हुआ है। फिर क्या है, दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर द टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग करने से पहले दोनों को इक्वल अमाउंट में यहाँ पे मिक्स किया जाता है। इक्वल करेंगे तभी तो भाई काम कर पाएगा। फिर क्या आएगा कि ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट, यानी कि अब जो हमने ये फेलिंग का सोल्यूशन जो लिया हुआ है, जब हम इसके साथ हमने एक एल्डिहाइड को हीट किया इसकी मदद से, तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का मतलब कि रेडिश ब्राउन पीपीटी, यही हमें यहाँ पे एक देखने को मिला। मतलब जैसे ही हमने एक एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट किया, एल्डिहाइड को हीट किया उसके साथ, तब हमें एक रेडिश ब्राउन पीपीटी जो है वो देखने को मिली। कभी कभी कलर भी पूछ देता है कि किस तरीके की पीपीटी देखने को मिली, तो वो होती है आपके यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी। रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें देखने को मिल जाती है। एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, मतलब एक बार फिर से हमें कार्बोक्सिलेट एनायन ही देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि RCOO माइनस आपका होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब क्या कहते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपके सामने एलिफेटिक एल्डिहाइड जो रहते हैं वो तो मींस फेलिंग टेस्ट दिखा देंगे, लेकिन एक और यहाँ पे दिक्कत होती है कि अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज किया, जैसे कि आपने बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड लगा दिया, बेंजिल्डिहाइड बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड बना लिया, एसिटल्डिहाइड बना लिया, तो जो आप एसिटल्डिहाइड नहीं मींस जो आपके एरोमेटिक यानी जो बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, तो उन्हें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहते हैं। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड रहते हैं वो फेलिंग का टेस्ट शो नहीं करते हैं, तो कीटोन तो शो करते ही नहीं है। दूसरा आपका यहाँ पे फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फेलिंग टेस्ट नहीं शो करते, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट दिखाते हैं या नहीं, और आपके सामने एग्जाम में भी क्वेश्चन मार्क दे देगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ आपके पूरा रिएक्शन दिखा देगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर आपको बताना है कि क्या बात सही है क्या गलत है। तो आप याद रखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाते, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड शो फेलिंग टेस्ट, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है, ये डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ये देख सकते हैं पेज नंबर 239 पे दिया हुआ है, डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो देखिए फेलिंग टेस्ट में क्या हो रहा है, ये आपका एक एल्डिहाइड यूज किया गया है और 2Cu2+, ये आपका यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट यहाँ पे यूज किया गया है, ये आपका एक्वस कॉपर सल्फेट आपका है, ये यहाँ पे है,
OH माइनस ये आपको रिएक्शन देखने पे ही पता चल जाएगा। रॉसल सॉल्ट का जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें मीन्स रिएक्शन तो ऐसे लिखते हैं, वहाँ पे मीन्स और भी दिखा सकते हैं इसको बना के, ओके। तो एनसीईआरटी में जैसा रिएक्शन आप उसको ध्यान में रख के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन सिंपल है और आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो एल्डिहाइड के ऊपर हमने ये यूज़ किया 2 कॉपर 2 प्लस का, यानी कि एक्वस फॉर्म में। और फिर ये देखिए 5 OH माइनस आयंस का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि इसी के साथ है। फिर हमें देखिए एक कार्बोक्सिलेट एनायन देखने को मिल गया। ये क्या है, मैंने क्या बताया था, ये आपका कार्बोक्सिलेट एनायन ये है, ये आपका कार्बोक्सिलेट एनायन है। अब ये देखिए ये आपकी रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिल गई है, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिली है इसकी, और CO2 और H2 ये इसके साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे फेरिंग टेस्ट का रिएक्शन होता है, आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने की और समझने की नीड यहाँ पे है। अब देखिए एक आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट। नो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड व्हेन नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड व्हेन पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। यानी कि जो बात मैंने भी पहले बताई थी कि टॉलेंट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। तो यानी कि अगर पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट आ रहा है, यानी कि दो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देखने को मिल रहा है तो मतलब कि एक एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। लेकिन जब कोई एल्डिहाइड देखने को नहीं मिला है टॉलेंट टेस्ट करने के बावजूद, तब वहाँ पे नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट होता है। नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट से आप मान लीजिए आपको एल्डिहाइड तो नहीं, लेकिन आप कीटोन वगैरह या कोई और कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है, कीटोन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो एल्डिहाइड अगर नहीं मिला टॉलेंट टेस्ट करने पे तो नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट होगा, और अगर एक एल्डिहाइड देखने को मिल गया तब पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट होगा। ये बात अभी आप यहाँ पे टॉलिन का तो याद रखिए, टॉलिन और फेलिंग जो रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में तो जरूर से आते हैं। रिएक्शन और इनका बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे आना चाहिए, तब आप इसके सवाल आसानी से एग्जाम्स में तो कर लेंगे। अब एक और आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है, एक होता है आपका यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब कि जैसे आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इनके रिएक्शंस जो रहते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ, उन्हीं को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू कार्बोनियल कार्बन एटम। मिथाइल कीटोन यानी कि आपका जो कीटोन होता है उसके साथ अगर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लिंक है उस कार्बोनियल कार्बन से, जो आपका C डबल बॉन्ड कार्बन रहता है उससे अगर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तब वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे जब हम उसको सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, जिसकी मदद से हमें सोडियम सॉल्ट मिलेंगे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जिसके पास एक कार्बन एटम कम होगा कार्बोनियल कंपाउंड के मुकाबले। यानी कि जो आपका यहाँ पे कार्बोनियल कार्बन जो आपका है, इसके पास अगर मान लीजिए 5 कार्बन यहाँ पे है, 5 कार्बन यहाँ पे है, तो जब हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा तो ये हमें रिड्यूस होके 4 कार्बन ही दे देगा। यानी कि इस कार्बोनियल कार्बन के पास फिर 4 कार्बन ही रह जाएगा, 4 कार्बन ही रह जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। एग्जाम में ये चीज भी पूछ सकता है कि जब भी हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है तो हमें कितने कार्बन एटम कार्बोनियल कार्बन पे मिलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन करने के बाद। तो याद रखिएगा एक कार्बन एटम लेस मिलता है कार्बोनियल कंपाउंड के साथ कंपैरिजन में, ओके। जिसकी डबल बॉन्डों के साथ जो आता है वहाँ 5 कार्बन है, तो हमें रिएक्शन करने के बाद 4 ही कार्बन में एक कार्बन एटम कम हो जाता है। मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हैलोफॉर्म, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं और अगर उसमें कोई कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड देखने को मिला, यानी कि अगर कीटोन हमें देखने को मिला है, यानी कि इस तरीके कुछ अगर हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिला है, तब ये रिएक्शन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, उसको ये कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, इसको आराम से छोड़ देगा। तो तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपना आराम से रहो अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे कीटोन का यूज किया गया है। ये देखिए ये आपका कीटोन है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये कीटोन है। अगर R की जगह मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं तब भी आपको ये समझ में आ गया, ये आपका एक कीटोन है। अब इसके साथ हमने एक NaOX का यूज किया। ये जो आपका X है ये आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही है। फ्लोरीन यहाँ पे नहीं यूज होता है, फ्लोरीन मैंने यहाँ लिख दिया शायद। फिर ये जो आपका यहाँ पे हैलोफॉर्म है इसके साथ ट्रीट हुआ, तो अब क्या हुआ यहाँ से, बस क्या हुआ, ये CH3 जो है, ये CH3 इस X को लेके चला गया और ये NaO जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गया। ये देख सकते हैं CHX3 ये आपका यहाँ पे निकल गया है। अगर आप इसको बैलेंसिंग करके देखें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको CHX3 जो है वो यहाँ से अलग मिल गया है और RC डबल बॉन्ड ONA यहाँ पे देखने को मिल गया है। इसको अगर हम और अच्छे से लिख लें ऐसे तो RCOONA कुछ इस तरीके का हमें रिएजेंट जो है वो देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो ये आपके यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल में क्या है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यूज कर लिया गया।
तो अब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अगर आप इसके ऊपर हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे भी तो देख सकते हैं ये यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, इसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए, चाहे ये जुड़ा हो, चाहे ये, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसको बिल्कुल नहीं छिड़ा गया। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन किया जाता है। तो बस ये जो यहाँ से कार्बोनियल ग्रुप है इसके साथ इंपैक्ट किया गया। इसको क्या किया गया, इसके साथ क्या किया गया, इसके पास ये जो CH3 था, इसका ये जो CH3 था इसको हटा दिया गया। अब क्या किया गया, ये CH3 जो है इसके साथ निकल गया तो हमें CHCl3 देखने को मिल गया, और ये जो ONA है ये आके इसके साथ यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरीके कुछ कंपाउंड या स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल गया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है तो आपके साथ ये हाइड्रोजन का जो 3 है, इस 3 को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये 3 जो रहता है वो जो भी हम यहाँ पे अपना Cl यूज करें, Br या I, ये उतना यहाँ पे आपका यहाँ पे हेलोजन हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए CH3 था तो यहाँ से 3 जो है वो इसके साथ आ गया तो CHX3 मिल गया, यानी कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो गया, वो इस X के साथ जाके लग गए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमें 3 हेलोजन देखने को मिल गया जो हमें साइड प्रोडक्ट में मिले हैं। ये आपका यहाँ से इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिएक्शन हुआ और ये हमें देखने को मिला। और ये आपका यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं छिड़ा गया अगर इसका प्रेजेंस है तो। ओके, ये आपका यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन एक आई है, वो है आपकी यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है जब एल्डिहाइड या कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यानी कि आपके एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब यहाँ पे एल्डोल हो ही नहीं सकता है। अब देखिए इसके पास तो होना लाजमी है, क्योंकि इसके पास पहले से एक R ग्रुप यहाँ भी है, एक R ग्रुप यहाँ भी है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस तो रहेगा ही, जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ जो है अगर आपने इस RCHO की जगह अगर आपने HCHO यूज कर लिया तो अब क्या है, इस कार्बन के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है वो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन कभी भी फॉर्मल्डिहाइड शो नहीं कर सकता है, या अगर आपने बेंजल्डिहाइड भी यूज किया है तो वो यहाँ पे शो नहीं कर सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। कीटोन के पास होता है, एल्डिहाइड के पास भी होना चाहिए, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। The aldehyde and ketone undergo a number of reactions due to the acidic nature of alpha hydrogen. अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड या कीटोन के पास, इनका यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर की वजह से ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में जाते हैं, जैसे होता है आपका यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी होती है कार्बोनियल कंपाउंड में, यानी जो आपके कार्बोनियल कंपाउंड है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये आपका जो कार्बोनियल कंपाउंड है इसमें ये जो C+O है, इसके पास इधर जो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इस कार्बोनियल कार्बन का, इसकी एसिडिटी जो रहती है वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट पड़ता है कार्बोनियल ग्रुप का, और एक और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है हमारी कॉन्जुगेट बेस की। यानी कि ये इस चीज से आपको ये तो पता चलेगा कि जो C+O होता है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही काम करता है। जब इससे एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब उस केस में इसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रहता है ये इसकी एसिडिटी को यहाँ पे डिनोट करता है, शो करता है। और फिर क्या रहता है, जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बनता है उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये प्रोवाइड कर देता है, यानी कि उस कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनियल ग्रुप का। कार्बोनियल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और यहाँ पे एसिडिटी जो रहती है वो हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम की कार्बोनियल कार्बन की देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए C+O है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अब इसके पास एक ऐसा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब देखिए ये हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है वो यहाँ से स्टेबलाइज होगा। अब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में क्या हुआ है, अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन शुरू हुई है, C+O आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये जो कार्बन है जिसका हाइड्रोजन है अब वो जाएगा इसको स्टेबलाइज करेगा, और फिर उसका नेगेटिव चार्ज जो है जो इस कार्बन के पास रहता है अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से, एसिडिटी है तो एसिडिक नेचर है तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज अब चला जाएगा इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से जैसे ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पास जैसे ही जाएगा अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाएगा, फिर ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है वो अब इधर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से उठ के ऑक्सीजन के पास चला गया, तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी हुई तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो गई। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिली कॉन्जुगेट बेस की, और फिर ये हमें यहाँ से ओवरऑल एक यहाँ पे एसिडिक नेचर यहाँ पे डिनोट हुआ अल्फा हाइड्रोजन का, और हमें यहाँ से देखने को मिल गया है एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे मीन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है कॉन्जुगेट बेस की, और एसिडिक क्यों होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब यहाँ पे हम एल्डोल की असली बात यहाँ पे करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली as catalyst to form beta hydroxyaldehydes or hydroxy ketones ketol respectively. This is known as aldol reaction. तो इंपॉर्टेंट क्या है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी रहेगी, एक डाइल्यूट एल्कली की। अब ये एल्कली आपका हो सकता है यहाँ पे NaOH हो सकता है, या फिर आपका KOH भी हो सकता है एज कैटलिस्ट, और ये हमारा एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा। फिर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा एल्डोल, जो कि हमारा एल्डोल प्रोडक्ट होगा, या हमें हाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा जो कि हमारे कीटोल प्रोडक्ट होगा। अब क्या रहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो हम दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एल्डोल ही कह देते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट ही कहते हैं। कीटोन में भी हम एल्डोल कहते हैं, लेकिन उसको कीटोल कहना चाहिए। लेकिन क्या रहता है कि सिमिलैरिटी होने की वजह से इन दोनों में काफी ज्यादा इनको एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ही मान लिया जाता है। वैसे तो कीटोल इसका नाम होता है, लेकिन एल्डोल में भी काम चल जाता है, और इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे कहते हैं। ये आपका यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या है, ये आपका यहाँ पे 2 इथेनॉल यूज किया गया है, 2 इथेनॉल यूज किया गया। आप ध्यान देंगे तो ये आपका इथेनॉल ही है, ये 2 इथेनॉल ही है आपके, 2 इथेनॉल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। 2 इथेनॉल क्यों, क्योंकि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। देख सकते हैं इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब क्या है, इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, जो कि एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है। अब फिर क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ से डबल बॉन्ड है, अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये जो है वो सीधा यहाँ आ रहा है। अब क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। ये हाइड्रोजन जो है, अब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को अपने पास खींच रहा है, इसको अपने पास खींचेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। ये CHO से आप परेशान मत होइए, ये आपका यही है, ये बिल्कुल आपका, ये भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये आप इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे है। तो ये आपका यहाँ से एक प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है, और इसका नाम जो है वो है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और यही आपका एक एल्डोल प्रोडक्ट है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिला है, इसीलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल यहाँ पे पड़ा है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देखने को मिला है, एक एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिला है, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम है। अब देखिए सेम चीज वही यहाँ पे कीटोन के साथ दिखाई गई है। कीटोन के साथ भी अगर आप ध्यान देंगे तो एकदम बिल्कुल सेम रिएक्शन किया गया है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। बस क्या हुआ है, आपका C डबल बॉन्ड OCH3 जो इधर का है, इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे ही रहा है। बस ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा है, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचा है, और ये जो यहाँ से CH3 है, ये जो CH3 आपका ये पूरा CH3 ही है, ये CH3 यहाँ पे आया। अब देख सकते हैं CH3 देखने को मिला, C के साथ यहाँ पे OH आ गया इस हाइड्रोजन को लेके, फिर यहाँ पे CH3 आ गया, फिर यहाँ पे आपका एक CH2 जो है वो यहाँ से जुड़ गया है। ये आपका पूरा कंपाउंड जो है, अगर ऐसे कहें तो ऐसे ये पूरा कंपाउंड आपका, फिर एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ कि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। एक सेकेंड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना। हाँ देखिए, तो देखिए ये जो आपका पूरा ग्रुप है इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाला गया है, ये ग्रुप आपका लास्ट में आके ऐसे यहाँ पे जुड़ ही गया है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो। बस क्या हुआ है, डाइल्यूट NaOH डालने की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, OH जो है वो यहाँ पे आके ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड टूट चुका है। डबल बॉन्ड टूटने की वजह से अब ये CH2 जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, या फिर CH3 को यहाँ पे लगा दो, कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिला है। कीटोन में भी हमें ऐसा ही कंपाउंड देखने को मिला है, और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ओन क्यों लगे, क्योंकि ये कीटोन है। इसको आप एल्डोल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या कीटोल प्रोडक्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो यहाँ पे
सेम तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन का यूज कहते हैं, ये कि टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन, टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक इथेनॉल यूज किया है तो उसके साथ आप मिथेनॉल नहीं यूज कर सकते, आपको इथेनॉल ही यूज करना होगा अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन चाहिए तो। यानी कि दोनों जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन यूज करेंगे दोनों जो है वो सिमिलर होने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर पहला इथेनॉल है तो दूसरा इथेनॉल होना चाहिए, पहला प्रोपेनॉल है तो दूसरा प्रोपेनॉल ही होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक प्रोपेनॉल यूज किया फिर आपने एक पेंटेनॉल यूज किया, तो ऐसा नहीं होगा, वो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, वो वहां पे क्रॉस एल्डोल में चला जाएगा, तो वहां पे आपको दूसरे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपको एल्डोल प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम उसी की बात यहाँ पे करने वाले हैं। अगला जो आता है वो आपका यहाँ पे होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो रहता है वो आपका यहाँ पे और इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन अभी तक तो बहुत सारे नहीं आया, आपका बेसिकली एल्डोल से ही ज्यादा आता है, लेकिन आपको क्रॉस एल्डोल भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कैरी आउट होता है दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि यहाँ पर अगर आपने एक पहला यहाँ पे इथेनॉल यूज किया, दूसरा आप यहाँ पे प्रोपेनॉल यूज कर सकते हैं, दो इथेनॉल अगर करेंगे तो आपका एल्डोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड या दो डिफरेंट तरीके के कीटोन को यूज किया तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और इसी को हम यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि दो डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड और या दो डिफरेंट तरीके के कीटोन जब एल्डोल कंडेंसेशन कैरी आउट करते हैं तब वहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलता है। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे यहाँ पे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है। If both of them contain hydrogen atoms, it gives a mixture of 4 products। यानी कि दोनों के पास अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब भाई ये तो लाजमी है, जब भी कोई एल्डिहाइड दो अलग तरीके का यूज करोगे, दो अलग तरीके के कीटोन यूज करोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, और अगर हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एल्डोल प्रोडक्ट में हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे एल्डिहाइड को यूज करके चाहे कीटोन को यूज करके। लेकिन क्रॉस एल्डोल में हमें 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं अगर हाइड्रोजन है तो ये याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए एक ये आपका इथेनॉल यहाँ पे यूज किया गया है और ये आपका यहाँ पे प्रोपेनॉल यूज किया गया है। अब इथेनॉल प्रोपेनॉल तो पहचानना आता ही होगा, इतना तो नहीं होगा ये नहीं आता हो। यहाँ पे 2 कार्बन है और एक OH ग्रुप है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका एक इथेनॉल हो गया और ये आपका एक प्रोपेनॉल हो गया, 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये आपका इथेनॉल और ये प्रोपेनॉल। अब क्या किया हमने, डाइल्यूट अल्कली यूज किया NaOH और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, यहाँ पे हीटिंग भी की जाती है, हीट कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से और 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से यहाँ पे हमें इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिला है। अगर आप कहें तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको ब्यूट-टू-इनल देखने को मिला है। कैसे मिला है, जब आपने 2 यहाँ पे इथेनॉल यूज किया है और 2 यहाँ पे प्रोपेनॉल यूज किया है, वहां पे देखिए 2 यहाँ पे इथेनॉल यूज किए जा रहे थे एल्डोल में, यहाँ पे 4 यूज किए जा रहे हैं, यानी कि 2 इथेनॉल और 2 यहाँ पे प्रोपेनॉल का यूज किया जा रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से, जो हमने यहाँ पे आपको खोल के दिखाया था कि जो आपका ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इथेनॉल ही है, एक इथेनॉल ये है, एक इथेनॉल ये है, दोनों के दोनों इथेनॉल जो है वो यहाँ पे अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब कैरी आउट कराया जाता है, हीटिंग दी जाती है, तो यहाँ पे हीटिंग करने की वजह से एल्कीन का भी यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ब्यूट-टू-इनल देखने को मिला है, क्योंकि आपने यहाँ पे हीट कर दिया है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब CHO को कोई इम्पैक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, यहां से बस एक हाइड्रोजन को उड़ाया गया है, ये हाइड्रोजन यहां से उड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कर दी गई, हीटिंग कर दी गई यानी कि एलिमिनेशन हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो CH3CH रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये हमारा जो डबल बॉन्ड O रहेगा वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, और फिर क्या रहेगा, ये यहाँ पे CH बचेगा, CH बचेगा और यहाँ पे भी CH बचेगा। तब इसके साथ जो हमें प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर जब आप इसको बना के देखेंगे हीटिंग करने के बाद तो आपको कुछ इस तरीके का ब्यूट-टू-इनल देखने को मिलेगा। वही सेम बात अगर हम यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल को यूज करके करते हैं तो हमें 2 मिथाइल पेंट-टू-इनल देखने को मिलता है। अब ये भी आपका बिल्कुल इथेनॉल की तरह ही होता है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं थोड़े से वैसे यहाँ पे दिखाए गए, लेकिन ये भी आपका बहुत ही सिंपल यहाँ पे स्टेप होता है। आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल को जब आप खोल के ड्रॉ करेंगे तब उसके साथ जब आप हीटिंग और डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो आपको 2 मिथाइल पेंट-टू-इनल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, और ये क्या रहेगा, ये आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट रहेंगे, ये आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट रहेंगे।
यानी कि ये आपके जो मिले हैं ये एल्डोल प्रोडक्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों इथेनॉल का ही यूज करके हमें एक प्रोडक्ट मिला है और यहाँ पे दो प्रोपेनॉल का यूज करके मिला है, यानी कि एक एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे हमें दो मिल गए हैं। यानी कि एक हमें एल्डोल प्रोडक्ट ये वाला मिला है दो इथेनॉल की वजह से, और दो प्रोपेनॉल की वजह से हमें ये दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिल गया है। क्योंकि अब यहाँ पे चार प्रोडक्ट ऑपरेट होते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट 1 हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट 2 हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब हमें यहाँ से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और कैसे देखने को मिलेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल यूज हुआ और एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल यूज हुआ। यानी कि अब एक इथेनॉल जो है वो दूसरे इथेनॉल के साथ नहीं बल्कि प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट हुआ। तब एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट हुआ, दो अलग तरीके के एल्डिहाइड हुए, तब हमें यहाँ से 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल देखने को मिला। यानी कि एक अलग तरीके का एक इथेनॉल जिसके पास एक कार्बन एटम कम है एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, उनके साथ जब रिएक्शन हुई तब हमें यहाँ से एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये आपको इस तरीके से मिला है। और जो दूसरा है वो आपका यहाँ पे पेंट 2 इनल है। पेंट 2 इनल 5 कार्बन है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि पेंट 2, क्योंकि दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है तो यहाँ पे इन हो जाएगा और यहाँ पे अल्तो हो गया क्योंकि एल्डिहाइड। तो पेंट 2 इनल और 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे देख के पता चल जा रहा होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 3 और ये प्रोडक्ट नंबर 4। क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल गए, 2 सेल्फ एल्डोल और 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो ये भी पूछ सकता है कि जो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा 2 सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट और 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब ये बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे देख के समझ में आई गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला रिएक्शन जो होता है वो होता है यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के पास जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी कि आपका फॉर्मल्डिहाइड या फिर आपका यहाँ से बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड जो रहते हैं वही आपके यहाँ से कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कीटोन जो है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि कीटोन के पास ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कीटोन के स्ट्रक्चर में ही आपको देख सकते हैं 2 आर ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, 2 बल्कि आर ग्रुप। अब इनके पास किसी न किसी के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना है। अब यहाँ से अगर आपने आर को रिमूव कर दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन रह गया तो कीटोन जो रहता है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा सकता है, सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड दिखा सकते हैं, वो भी सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, क्योंकि उनके सल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। Aldehyde which does not have an alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali। यानी कि इनके पास सल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे और सेल्फली रिड्यूस भी होंगे, और इन्हीं को हम डिसप्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। और इनको हीट किया जाता है एक कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में, जो कि आपका कॉन्सेंट्रेट NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है। इस रिएक्शन में हमें एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का मिलता है जो कि रिड्यूस होता है, सेल्फ रिड्यूस होता है, और दूसरा जो होता है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। जो सेल्फ रिड्यूस होता है वो अल्कोहल यहाँ होता है, और जो सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। रिएक्शन में आपको देखने को मिल गया होगा। देखिए रिएक्शन में क्या किया मैंने, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को यूज किया है, 2 बेंजल्डिहाइड आपके यहाँ पे यूज हुए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो कि आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में याद रखिएगा हमने यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली का यूज हुआ है। फिर हमने यहाँ पे हीटिंग की, अब क्या हुआ, हमें यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल देखने को मिला। और ये आपका बेंजाइल अल्कोहल क्या है, ये आपका ये आपका सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये आपका सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। और जो सोडियम बेंजोएट देखने को मिला है, यानी कि आपका एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे प्रोडक्ट आया है, ये हमारा सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ये बेंजाइल अल्कोहल जो आपका सेल्फ रिड्यूस्ड है, और जो आपका यहाँ पे सोडियम बेंजोएट मिला हुआ है इस कंपाउंड से, ये हमारे यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ को अभी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही एल्डिहाइड दिखेंगे क्योंकि सल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। कीटोन आपके कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो सबसे पहला कीटोन होता है उसी के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसे हम इथेनॉन यहाँ पे कहते हैं। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड दिखाएंगे जब सल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर वहां से सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और सेल्फ रिडक्शन होगा। सेल्फ रिडक्शन हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इनका। हीट किया गया कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ, जो हमारा यहाँ पे सेल्फ रिड्यूस प्रोडक्ट है वो हमारा एक अल्कोहल मिलेगा, जो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल सकता है, रिएक्शन देख के आप यहाँ पे समझ सकते हैं आराम से। ओके, आई थिंक कैनिजारो भी समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ चुके हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो यूज रहता है वो बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो यूज्ड एज सॉल्वेंट, स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में इन्हें एज अ सॉल्वेंट, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज में। बेंजल्डिहाइड जो होता है जिसको सल्फर हाइड्रोजन नहीं होता है, वो वाला एक एल्डिहाइड जो रहता है वो परफ्यूम वगैरह बनाने में और डाई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। डाई बनाने के लिए जो डाई आपकी होती है और परफ्यूम्स बनाने में जो आप यूज करते हैं अपने ऊपर। फिर एसिटल्डिहाइड जो रहता है, कैसा एल्डिहाइड जिसका एक अल्फा हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, सॉरी दो यहाँ पे उसके पास होते हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन। एसिटल्डिहाइड जो रहता है उसको प्राइमरली यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनाने के लिए, इथाइल एसिटेट बनाने के लिए, पॉलीमर्स और ड्रग्स। ड्रग्स जो रहता है वो आपके यहाँ पे मेडिसिन होते हैं। ड्रग्स का मतलब वो वाले ड्रग्स मत समझ लेना, ठीक है, मेडिसिन वाले ड्रग्स, मेडिसिन को ड्रग्स भी यहाँ पे कहा जाता है, याद रखना। ओके। फिर फॉर्मल्डिहाइड यानी कि आपका HCHO, इसको यूज किया जाता है यहाँ पे बैकेलाइट बनाने के लिए। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब आपका यहाँ पे ग्लूज होता है। ग्लूज तो आप जानते ही होंगे, ग्लू यानी कि फेविकोल, इनको बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। अब बैकेलाइट बनाने, फॉर्मल्डिहाइड से हम बैकेलाइट भी बनाते हैं। बैकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड से बैकेलाइट बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो आपके पहले सिलेबस में हुआ करता था, जो पॉलीमर्स चैप्टर में था केमिस्ट्री में, उसमें बहुत अच्छे से पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पे समझाई गई थी, दिखाई गई थी। लेकिन अब तो वो है नहीं, तो आपको बेसिक आइडिया ये बस मालूम होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड से हम बैकेलाइट भी बना सकते हैं। मैनी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वेल नोन फॉर देयर ऑर्डर्स एंड फ्लेवर्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे उसको फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए, उनका ऑर्डर यहाँ पे जांचने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि इनके ऑर्डर और फ्लेवर के लिए ये जाने पहचाने जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन से पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो अच्छे से यहाँ पे हो चुका है। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर करें, ताकि लगातार ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपने इस वीडियो के बाद अब हम अपने आखिरी वीडियो पे आएंगे, जो कि हमारे इसी चैप्टर पे होगा। वो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर होगा। आई थिंक एक से ज़्यादा वीडियो भी लग सकते हैं, लेकिन अगर लगे तो मैं आपको 2 वीडियो में भी कवर अप कराऊंगा, लेकिन 2 मैक्सिमम होंगे। कोशिश रहेगी कि एक में ही आपको पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहाँ पे खत्म करवा दूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन में तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस मैंने आज आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। आपको खुद ही यहाँ से देखने को पता चल गया होगा, और बाकी चीज़ें तो आप यहाँ पे देख के समझ ही सकते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई खुद कीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्ट्रक्चर्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली वो आ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, तो हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वेलकम फॉर